हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। इससे पहले मैं आपके 2 लेक्चर इसके ले चुका हूं। आज ये इक्विलिब्रियम का लेक्चर थर्ड है। यस स्टूडेंट, हमने जो पहले 2 लेक्चर लिए थे उसमें हमने बात की थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। और पहली वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली एक डेमोस्ट्रेशन दिया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसको हमने शुगर सॉल्यूशन के साथ अच्छी तरह समझा था। सेकंड, जो इससे पिछला वीडियो था उसमें हमने केपी केसी की बात की थी। वो वीडियो आपको आई बटन पर या एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं अगर अभी किसी स्टूडेंट ने उसको ना देखा हो। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या चेंज आ जाता है अगर हम कोई इक्वेशन के अंदर चेंज लाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है H2 + I2 इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। इसके लिए मैं अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2। ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और अगर कोफिशिएंट है तो वो पावर में चला जाता है। अब मान लीजिए, मैं मान रहा हूँ, मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, मान लीजिए मैं इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मान लेता हूँ कि 4 है। सपोज कर लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4 है। तो अब क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वन बाय वन में डिटेल में जा रहा हूँ, ध्यान से हर एक बच्चा इस चीज़ को समझेगा। अब आपसे क्या कहा जाएगा, पहली कंडीशन वो कहेंगे कि मान लो जो गिवन इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। इफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ जाएगा, तो देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2H2 + 2I2 इक्विलिब्रियम विद 4HI, क्या आ जाएगा हमारे पास, 4HI। और अगर मैं इसके लिए नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, HI⁴ अपॉन H2 और I2 इन दोनों की पावर 2। या सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, HI⁴ अपॉन H2 I2 और इन सब की पावर होल की पावर 2। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे तो ये जो वैल्यू है और ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है, ये दोनों क्या है, सेम है। यानी कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास आया है, ये के डैश, ये क्या हो गया, ए का, तो कोई पूछे के डैश की वैल्यू क्या है तो मैं क्या कर दूंगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अगर आपको कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में गिवन है और आप उसको से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी दैट इज द स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस। यानी पहले आपके पास के की वैल्यू क्या थी, 4, अब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, 6। यानी 4 का कब मल्टीप्लाई किया, 2। अब वो कहता है अगर 2 से डिवाइड कर दे तो, लेट अस सी, देख लेते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया सबने, है ना। इसी को हम अब क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड, डिवाइडेड बाय इफ डिवाइडेड बाय 2 बाय, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, H2 हाफ H2 प्लस हाफ I2 इन इक्विलिब्रियम विद HI। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, है ना, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूँ के डैश, तो क्या हो जाएगा, HI अपॉन H2 पावर हाफ और I2 पावर हाफ।
या मैं सिंपली अगर कहूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास ये जो हमारे पास है के क्या है एच आई का स्क्वायर, यहाँ पे खाली एच आई है। यानी कि जो मेरे पास के था उसका हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट, क्या कर देंगे स्क्वायर रूट। तो के डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। यानी जो आपकी वैल्यू पहले 4 आ रही थी, अब न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी 2। अगर वहाँ पे जो भी वैल्यू वहाँ 25 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता 5। यानी स्क्वायर रूट कर देंगे उस वैल्यू का। इफ डिवाइड बाय 2 देन स्क्वायर रूट, इफ मल्टीप्लाई बाय 2 देन स्क्वायर। मल्टीप्लाई में स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय 2 में स्क्वायर रूट कर देंगे, या कुछ भी आ जाए 1/3 कर दे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्यूब रूट आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं, अपने आप समझिए। अब थर्ड कंडीशन क्या कहता हो, वो कहता है इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इफ रिएक्शन रिवर्स्ड। चलो जी रिवर्स कर देते हैं, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। एच आई इन इक्विलिब्रियम विद H2 प्लस I2। तो यहाँ पे जो हमारे पास के डैश आएगा वो क्या आएगा H2 I2 अपॉन एच आई का स्क्वायर। और अगर हम ध्यान से देखें जो हमने पहले के लिखा था उसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये उल्टा हो गया। यानी कि एक तरह से के डैश क्या हो गया 1/k। यानी अगर मुझे के डैश की वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या कहूँगा 1/। तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1/, क्या हो जाएगा 4। मान लो 25 वैल्यू थी तो 1/25 हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अभी तक मैंने 3 बातें की हैं। स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, से डिवाइड कर देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी हमारी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यू। जो भी आपको डाटा दे रखा होगा उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसका जो फोर्थ है उसके लिए आपको रिएक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, जो हमारी फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी सी क्या है डिफरेंट है। पहले तीनों करेक्टरिस्टिक मैंने क्या है आपको एक सिंपल रिएक्शन के साथ रिपीट कर दी, मगर यहाँ पे उसी रिएक्शन के साथ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक हर एक रिएक्शन शो नहीं करती। केवल उन्हीं रिएक्शन में ये इम्प्लीमेंट करेगा जो रिएक्शंस क्या होंगी 2 स्टेप में हो रही हैं या 3 स्टेप में हो रही हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। तो हर एक रिएक्शन के ऊपर हम ये बात नहीं कर सकते। तो हम करेंगे भाई, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 2O2 इन इक्विलिब्रियम विद NO2। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो k है, k की वैल्यू मान लेते हैं 25 ले लो, सपोज कर लीजिए। तो इसको अगर मैं बात करूं तो इसको मैं 2 स्टेप में लिख सकता हूं। ये इक्वेशन 2 स्टेप में है। इसका पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लीजिए, k क्या हो जाएगा NO2 का स्क्वायर अपॉन N2 और O2 का स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप क्या है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। बेटा पीछे से क्रिश बातों की आवाज आ रही है बेटा। 2NO प्लस O2 गिव्स क्या हो गया NO2। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये 2 रिएक्शनें हैं, इस रिएक्शन को मैंने 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया। अब एक ही रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं हम K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1? यहाँ से हम K1 की वैल्यू की बात करें तो K1 क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर NO का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2। और K2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो K2 की वैल्यू आएगी आपकी NO2 का स्क्वायर अपॉन NO का स्क्वायर इन O2। तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। इसे इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं 3 एंड 4, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ये 3। अब अगर मुझे K1 और K2 में रिलेशन निकालना है तो हम क्या देखेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है कि K क्या होता है K1 इंटू, कैसे करके देख लीजिए, NO का स्क्वायर अपॉन N2 O2, है ना, और इंटू क्या हो जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, NO2 का स्क्वायर अपॉन
NO2 और O2। ये हो गया। अब आप इन दोनों को जब बेटा क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा। जो चीज़ आपस में कैंसल हो रही है उसे कर दो। NO का स्क्वायर से NO का स्क्वायर कैंसल हो गया। अब इस रिएक्शन को मैं कैसे लिखूंगा, ये आ जाएगा NO2 का स्क्वायर अपॉन N2, और यहाँ पे O2 एक ही है, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर। और इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखिए और इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि K क्या है, K1 इंटू K2। तो कोई रिएक्शन अगर एक से ज़्यादा स्टेप में आती है, कोई रिएक्शन अगर एक से ज़्यादा स्टेप में आ रही है, तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा एक रिएक्शन का, और जो नंबर ऑफ स्टेप में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। स्टूडेंट अभी तक हमने जो पढ़ा है और उसको अगर मैं समराइज करूं तो आप क्या समझेंगे अब तक आप कहेंगे मान लो हमने जो इक्वेशन इक्विलिब्रियम में ली थी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, के था, और मैंने रिएक्शन को क्या कर दिया, डिवाइड बाय टू। अगर डिवाइड बाय टू करोगे तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ के आ जाएगी। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय टू कर देता हूँ स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टू, तो आप कहेंगे जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो के का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इफ रिवर्स्ड, और अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ सर तब क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। और लास्ट हमने किया था कि अगर रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो K1 K2 इसके इक्वल होगा आपका के। यानी जो दो अलग अलग रिएक्शन है उनकी जो K1 K2 की वैल्यू होगी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू के, यानी के इक्वल टू K1 इंटू। तो ये हमने टोटल समराइज किया है। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसी टॉपिक के ऊपर जो हमने अभी पढ़ा है तो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। कि हमें करना क्या है, केपी आपको रिएक्शन का गिवन है, N2+3H2 इक्विलिब्रियम विद 2 अमोनिया, और उसकी वैल्यू कितनी दे दी है आपको, 49। तो कह रहा 49 है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द सेम टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन, और आपको एक रिएक्शन दूसरी दे दी, ठीक है ना, NH3 कन्वर्ट इनटू हाफ N2+3H2। अब इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या लग रहा है, एक तो देखते हमें पता चल रहा है कि ये वाली रिएक्शन इसका क्या है, रिवर्स है। ये NH3 इधर आ गया और ये N2 और H2 उधर चला गया। दूसरा पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, एक तो रिवर्स है, दूसरा क्या दिख रहा है, यार हाफ है, वहाँ पे 2 मोल थे यहाँ पे 1 ही मोल है। यानी इस इक्वेशन को 2 से क्या किया है, डिवाइड किया है। एक क्या किया, पहला रिवर्स, फर्स्ट क्या किया, रिवर्स, दूसरा क्या किया, डिवाइड बाय। तो दो बातें की हैं। तो रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया हमारा, 1/49। और फिर वो कह रहा है कि उसका क्या कर दिया, डिवाइड बाय टू, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/7। दैट इज योर आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है मगर आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई मेरे को इन दोनों रिएक्शन में क्या रिलेशन है। एक तो ये रिवर्स हो रही है और डिवाइड बाय क्या है, 2 है। तो रिवर्स में हम क्या कर देते हैं, 1/k, 1/49 हो गया। और फिर उसके बाद हम कहते हैं डिवाइड बाय 2, तो स्क्वेयर रूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब इस टॉपिक के बाद एक नया टॉपिक हम करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा KC KP, उसको किसी रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मगर उससे पहले क्या होता है, देखो अगर गैसीय स्टेट है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड स्टेट में आता है तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये एनसीईआरटी का भी आपका क्वेश्चन है कि वाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर कांस्टेंट। लिख लीजिए, वाई वाई molar concentration of pure solid and pure liquid becomes becomes constant। ये कांस्टेंट क्यों होते हैं, फटाफट इसका जवाब दीजिए।
क्या कोई बच्चा जवाब देगा इसका? भई ये कांस्टेंट क्यों होते हैं? तो इसको बड़े ईज़िली ढंग से समझते हैं कि कांस्टेंट प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड में क्यों हो जाता है। तो पहली बात तो हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। आप यही फार्मूला याद करते हैं मोलैरिटी के लिए। अब वो कह रहा है अगर कोई प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, तो उस केस में मोलैरिटी कांस्टेंट आएगी। अब कांस्टेंट क्यों आएगी बेटा? देखो, पहली बात तो जब एक ये फार्मूला हम जनरली सॉल्यूशन के लगाते हैं। सॉल्यूशन में 2 चीज़ होते हैं, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। और जब कोई प्योर कंपोनेंट है, मान लो मैं कह रहा हूँ प्योर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड स्टेट में ड्राई ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो अगर वो प्योर स्टेट में है, तो दूसरा कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो उसी का वेट और उसी का मॉलिक्यूलर वेट और उसी का वॉल्यूम। यानी कि अगर मान लो मैं कोई भी चीज़ लेता हूँ, सपोज़ कर लो कि मैं बात कर रहा हूँ P4 की, सॉलिड, फास्फोरस P4 सॉलिड। तो अब मैं इसकी मोलैरिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? वेट ऑफ P4 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ P4 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ P4 तो होगा, क्योंकि कुछ और तो है ही नहीं। यहाँ पे ये तो है नहीं हमने फास्फोरस को किसी चीज़ में डिसॉल्व किया है, प्योर कंपोनेंट जब है तो। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो वेट ऑफ P4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ P4 का मतलब क्या हो गया? यानी डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम ये भी क्या हो गया? डेंसिटी। यही फार्मूला मेरा क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ 4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ P4। अब एक पर्टिकुलर फास्फोरस के लिए आपको पता है कि फास्फोरस के लिए डेंसिटी क्या है? एक फिक्स टेम्परेचर पे डेंसिटी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। और मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है? कांस्टेंट। तो इनका जब रेशियो आएगा वो भी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अगर मैं कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड लेता हूँ, तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। क्यों आएगी? आप कहेंगे बिकॉज द डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट एंड मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपोनेंट बोथ आर द फिक्स्ड वैल्यू एंड देयर रेशियो इज ऑलवेज ए कांस्टेंट वैल्यू। और हम इनको कंसीडर क्या कर लेते हैं कि ये इक्वल टू 1 मान लेते हैं। हम इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करेंगे? तो मैं कुछ डाटा मेंशन कर रहा हूँ, उसको देखिए आप। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की मैंने बात की है कि कांस्टेंट होती है, तो उसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो वो सीख लेते हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक होता है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है उनके सबके फेस क्या होते हैं? सेम होते हैं। या गैस है तो गैस ही है, लिक्विड है तो लिक्विड है, एक्वस है तो एक्वस ही है। तो अगर सेम फेस में है तो इस केस में केसी और केपी की वैल्यू लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो आपने पहले लिखा है वैसे ही अभी भी लिखना है, तो इसमें वेरिएशन नहीं है। मगर जब हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम आता है तो वेरिएशन आता है। कैसे देख लेते हैं? जैसे इसके लिए मुझे मान लो केसी लिखना है, तो केसी क्या होगा? आप कहेंगे सर एच आई का स्क्वायर अपॉन H2 तो कोई नई बात हमने नहीं की, जो अब कल किया था। केपी कह दो लिखने को तो केपी क्या कहोगे तुम? पी एच आई का स्क्वायर अपॉन पी H2 इंटू पी I2। तो ये आपने आराम से क्या लिख दिया? केपी और केसी लिख दिया। अब इसी तरह मैं इस PCl5 के लिए कहूँ कि बेटा लिखो, तो कैसे लिखोगे आप? अब ये सारे क्या है? PCl5 यहाँ पे क्या है? गैस है। PCl5 यहाँ पे क्या है बेटा? गैस। ये सारे गैसेज में है, तो गैसेज में है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? L3 कंसंट्रेशन, L2 कंसंट्रेशन अपॉन PCl5। और इसी तरह इसका केपी लिखना है तो कह दूंगा प्रेशर ऑफ Cl3 प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन प्रेशर ऑफ PCl5। यहाँ पे आपको कोई, यानी कि आप कहेंगे सर इसमें कुछ नयापन तो है नहीं, वो ऐसे ही लिख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे एक्वस में है, ये सारा किस में है? एक्वस में। तो कोई चीज़ यहाँ पे निगलेक्ट नहीं, लिख दोगे। समझ में? एक्वस में है तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम केपी की बात नहीं करेंगे कि एक्वस में प्रेशर की बात नहीं करें। तो यहाँ पे इसी तरह इसका सिंपली क्या लिख दोगे? के सी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एफिशिएंट पावर 2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ HCN। ये आपने लिख दिया। मगर जब हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मगर जब हम बात करते हैं हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की, तो कॉन्सेप्ट पूरा घूम जाता है। कैसे घूम जाता है? अब देखिए,
अब यहाँ पे हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। तो केसी तो कोई दिक्कत नहीं है, केसी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम इसे क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब आप कहेंगे सर ये क्या, बाकी डाटा कहाँ गया, बाकी खत्म क्यों, प्योर सॉलिड की हम वैल्यू क्या लेंगे, 1 बाय कन्वेंशन। कांस्टेंट होती है उसको हमने 1 मान लिया। तो इस तरह केसी केवल क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बस। अब रिएक्शन क्या है, इतनी बड़ी रिएक्शन है, और इसके लिए केसी क्या होगा, केवल CO2। अब आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बेसिक डिफरेंस आपको समझ, क्योंकि पिछले केस में मैं केसी केपी लिख रहा था, आप कह रहे सर वही चीज़, तो क्या खास बात है, यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आए। तो नेक्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में क्या है, एक तो आपको आयरन क्या दिया हुआ है, सॉलिड, और दूसरा यहाँ बात करें तो Fe3O4 भी आपको क्या गिवन है, सॉलिड। गैसियस में कौन है, वाटर और H2। तो अगर मुझे इसका केसी लिखना है तो केसी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 4। ये आप यहाँ पे कर देंगे। तो आपका क्या हो गया, H2 की पावर 4 अपॉन H2O की पावर 4। और अगर मैं इसी का केपी कह दूँ लिखने को, तो केपी क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 4 अपॉन प्रेशर ऑफ H2O की पावर। तो समझ आया कि बेसिक डिफरेंस क्या आया, कि जब हम हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम लेंगे तो सॉलिड, और जब लिक्विड आएगा प्योर तो उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या कर देंगे, एक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग। अब इसी तरह अगली बात करें, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, ये आपका लिक्विड है, ये क्या है, गैस। तो केवल इसका केसी क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2, गैस में है, प्लस, बस छोड़ देंगे इसको, निगलेक्ट कर देंगे। और केपी लिखना है तो केपी क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ। दैट इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको समझ आना चाहिए। लास्ट जो है बेटा वो थोड़ा सा हटके है। अब लास्ट में क्या आ गया, एक्वस। मैंने आपके लिए एक अलग सा केस रखा है, एक्वस। अगर सॉलिड एक्वस आ जाए तो, अब देखो सॉलिड है, इसको तो काउंट नहीं करेंगे, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, 1। तो मुझे अगर इसका केसी लिखना है तो मैं केसी कैसे लिखूंगा, तो केसी क्या हो जाएगा, ऊपर 2 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन अपॉन Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, का कोफिशिएंट। यहाँ पे केपी की बात नहीं करेंगे, प्रेशर है ही नहीं, सोल एक्वस ही तो है, एक्वस में क्या होता है, सोल लिक्विड में सोल कर रखा है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जीनियस और होमोजीनियस में केसी और केपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे पहले मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन किया है। कल की वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे, इनके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।